है, सत्कार है, अभिनंदन है। भूगोल और कार्टोग्राफी मानचित्र कला अपना टॉपिक चल रहा था, पेपर चल रहा था और इस पेपर में टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। मापक पहले पढ़ चुके थे, प्रोजेक्शन मानचित्र प्रक्षेप ये टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। कल वाली क्लास में अपन ने पढ़ा है, बिल्कुल स्मूथली धीरे-धीरे चल रही है मेरी क्लास और डरने की जरूरत नहीं है। क्लास 20, 22, 25 जो भी हो, लेकिन 5 क्वेश्चन निश्चित है, ठीक है? और ये ना सोचे कि हमें मानचित्र प्रक्षेप नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो गलतफहमी आप पाले ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, इसको प्रैक्टिकल सोच के साथ आपको पढ़ना है। यानी पृथ्वी की जैसी आकृति है, उसी आकृति को दिमाग में रख के और फिर आपको पढ़ना है। अपन अपन अब तक पढ़ चुके हैं कि मानचित्र कला क्या है, कि मानचित्र कला ध्यान दें, धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से लेकर मानचित्र मुद्रण तक की कला के मानचित्र मुद्रण तक की प्रक्रियाओं की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत मापक का निर्धारण आता है, प्रोजेक्शन का निर्धारण आता है, आंकड़ों का कलेक्शन आता है, आंकड़ों का निरूपण आता है और मानचित्र मुद्रण आता है। क्लियर? अब इसमें से स्केल की सारी क्लासेस मैंने अपलोड कर दी है, यूट्यूब पर भी रखी हुई है, आप देख सकते हो। फिर दूसरा टॉपिक आता है, वो आता है प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या है? तो प्रोजेक्शन इट मीन्स हिंदी में कहेंगे मानचित्र प्रक्षेप, अंग्रेजी में कहेंगे मैप प्रोजेक्शन, मानचित्र प्रक्षेप। अब ध्यान से सुने इसकी डेफिनेशन। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल पर पृथ्वी या उसके किसी भूभाग को निरूपण करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। अब मानचित्र प्रक्षेप के भाग कितने होते हैं? तो मानचित्र प्रक्षेप के 3 पार्ट होते हैं। पहला तो होता है स्केल, दूसरा होता है अक्षांश व देशांतर रेखाएं और तीसरा होता है अंतराल व विस्तार। ये 3 पार्ट होते हैं। किसी किसी पुस्तक में मैंने कल पढ़ाते समय बताया था कि अक्षांश और देशांतरों को अलग-अलग रखा गया है और मैंने कल आपको बताया या तो 3 कर लो या 4 कर लो, बात एक ही है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मानचित्र प्रक्षेप के कुल कितने भाग होते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन-कौन से होते हैं। तो पहला स्केल होता है, दूसरा अक्षांश, तीसरा देशांतर, चौथा ध्यान दें भूग्रिड, पांचवा अंतराल, ठीक है? विस्तार, ये सारे पार्ट किसके हैं? मानचित्र प्रक्षेप के हैं, ठीक है? स्केल अपन पहले पढ़ चुके हैं, मापनी अपन पहले पढ़ चुके हैं। फिर आता है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो कल की क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था अक्षांश और कल की क्लास में अपन ये जान चुके हैं कि क्या क्या जान चुके हैं, वो मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कि अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश कौन होते हैं, पृथ्वी तल पर अक्षांश किसको छूते हैं? तो ध्यान दें, एक बिंदु को छूते हैं, एक स्थान को छूते हैं। अक्षांश कोण होते हैं और पृथ्वी तल पर किसको छूते हैं? उस कोण से अगर कोई रेखा निकाली जाए तो अर्थ सरफेस पे पृथ्वी की सतह पर किसको टच करेगी? वो किसी एक बिंदु को या स्थान को टच करेगी। इसीलिए ध्यान दें, ध्रुव क्या होते हैं? बिंदु या स्थान ही होते हैं। क्लियर? और ध्यान दें, अपन ने पढ़ा था आगे कि इन अक्षांशों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो इन अक्षांशों का निर्धारण जो है वो पृथ्वी के केंद्र से किया जाता है और भूमध्य रेखीय परिधि जो है, उस परिधि पर एक आधार डाला जाता है। उस आधार के आधार पर उत्तर व दक्षिण की ओर अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। और अपन ने कल पढ़ा था कि ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। यहां तक अपन पढ़ चुके थे, ठीक है? तो मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूं कि कहां तक अपन पढ़ चुके थे, ठीक है? फिर आगे का पार्ट अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चलिए। और मैं एक बात और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ाएं क्लास को। ये सरस्वती का भंडार है। जितना बढ़ेगा, फैलेगा, उतना लाभ अपन लोगों को मिलेगा, ठीक है? बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि जो मुझे आता है, वो किसी को नहीं आना चाहिए। ये गलत बात है, ठीक है? ये बात हमबोल्ट, रीटर ये सोच लेते तो क्या होता, ठीक है? अपना सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट नहीं बन पाता। अगर हमबोल्ट, रीटर, अ, रिचर्ड हार्टशॉन प्लस ध्यान दें विलियम मॉरिस डेविस, ऑस्कर पेसेल, ये लोग ये सोच लेते कि ध्यान दें कि हमें जो आता है वो सिर्फ हमें ही आता है, तो गलत हो जाता है। सरस्वती का भंडार है, जितना फैलाना उतना फैलाइए और अभ्यास का नियम लागू कीजिए अपने खुद पे। और क्या है, ठीक है, ये देखना है कि क्या है और क्यों है, ठीक है? यानी
कारण संदर्भ में आपको इसका अध्ययन करना है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो अपने आप कार्टोग्राफी क्या सारे पार्ट आपको समझ में आ जाएंगे। मैं फिर आपसे रिक्वेस्टली पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाद में नहीं करूंगा, ठीक है। कार्टोग्राफी, ह्यूमन, ये जितने पार्ट आपको लगातार हम मेरे से और गोस्वामी सर से पढ़ने हैं आपको, तो इस क्लास को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। 3 घंटे क्लास हम दे रहे हैं, आगे कोशिश करेंगे 5-6-7 दिन बाद में ये 4 घंटे में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और लाइव चलेगी टिल देन एग्जाम, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे लाइव में, ठीक है। बस शर्त है यहाँ लाइव में हमें आंकड़ा लगभग 500 बच्चों का फिगर नजर आए, तो हमें मजा भी आए कि बच्चे हाँ हमसे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। रीजनल ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए बोल रहे थे, हाँ 100% पढ़ाऊंगा मैं। थोड़ा सा टाइम का वो है शॉर्टेज, तो अपने आप मैं पढ़ाने लग जाऊंगा, रीजनल भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो 4-4.5 घंटे की क्लास कर देंगे अपन। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना शेयर कर सको उतना शेयर करो, जितना फैला सको इस क्लास को उतना फैला दो, इस इंस्टीट्यूट को जितना फैला सकते हो उतना फैलाना आप लोगों को, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं, आप अपना कर्तव्य निभाएं, ठीक है। चलिए, तो कल का मैं रिमाइंड कर देता हूं। ये बोर्ड क्यों नहीं आया भाई? प्लस अक्षांश, लेटीट्यूड, अक्षांश, ये जो राइटिंग है रिटर्न है चेंज नहीं हो सकता है क्या? इसको ये चलिए, अक्षांश इसमें अपन पढ़ चुके थे। अक्षांश कौन होते हैं, इनका निर्धारण पृथ्वी की केंद्र और भूमध्य रेखीय आधार पर होता है, भूमध्य रेखीय आधार पर होता है। अक्षांश जो है पृथ्वी सतह पर एक बिंदु के रूप में होते हैं, एक बिंदु के रूप में है, या किसी एक स्थान को छूते हैं, एक स्थान को छूते हैं। अक्षांशों की कुल संख्या जो है वो 181 होती है, ठीक है। 90 दक्षिणी गोला और साउथ हेमेस्फीयर, और एक जो है वो है इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। यहां तक अपन पढ़ चुके थे, क्लियर। अब देखें आगे, यहां तक अपन पढ़ चुके थे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको चित्र के रूप में। ये अर्थ पृथ्वी, और पृथ्वी पर ये इक्वेटर, भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, ठीक है। यहां से उत्तर की ओर 90 अक्षांश और दक्षिण की ओर 90 अक्षांश। तो क्लियर, ध्यान से सुने। आज यहां से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, तो नोट डाउन करते चलना साथ के साथ, जैसे मैं चित्र बना रहा हूं वैसे के वैसे चित्र बनाते चलना, नोट डाउन करते चलना, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगा तो यही इसी पृष्ठभूमि से क्वेश्चन आंसर तैयार करूंगा मैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा। अब ध्यान दें, भूमध्य रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ी परिधि है, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी पृथ्वी पर परिधि है। सरकमफ्रेंसेस सबसे बड़ी परिधि कौन सी है? इक्वेटर, ठीक है। और भूमध्य रेखा का निर्धारण करने का पहली बार प्रयास किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। वो अपन मानते हैं, जबकि ध्यान दें उसने ध्रुवीय परिधि का निर्धारण किया था। किसका? ध्रुवीय परिधि का। तो मेरी एक सेंटेंस को ध्यान से समझते चलना, इरेटोस्थनीज ने ध्रुवीय परिधि का निर्धारण किया था, ठीक है। उसको अपन क्या मान लेते हैं? इक्वेटोरियल। ध्रुवीय परिधि और भूमध्य रेखीय परिधि में तो काफी अंतर होता है, ठीक है। काफी नहीं, थोड़ा सा अंतर है, क्लियर। तो ये भूमध्य रेखा, उत्तर के अक्षांश जो है
तो 90 अक्षांश तो उत्तरी गोलार्ध के ये अक्षांश है, ये दक्षिणी गोलार्ध के, ये दक्षिणी गोलार्ध के। तो उत्तरी गोलार्ध के अक्षांशों की संख्या 90, दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांशों की संख्या 90 और इक्वेटर 1। तो अब यहां पहला सवाल मेरा यह बन रहा है कि पृथ्वी पर गोलार्धों का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? तो भूमध्य रेखा करती है। साथ के साथ बहुत सारी चीजें साथ में लेके चल रहे हैं कि पृथ्वी पर गोलार्धों का निर्धारण उत्तरी और दक्षिणी, इन दोनों गोलार्धों का निर्धारण कौन करती है? यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, इन दोनों गोलार्धों का निर्धारण इक्वेटोरियल परिधि करती है, भूमध्य रेखा करती है। क्लियर? अब दूसरा सवाल ध्यान से सुनिए कि भूमध्य रेखीय अक्षांश के आगे डायरेक्शन क्यों नहीं होती है? तो इस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी बोला है। देखें, भूमध्य रेखीय अक्षांश के आगे दिशा क्यों नहीं होती है? तो ये जीरो, पृथ्वी का केंद्र भूमध्य रेखीय आधार, तो आधार जो है वो पृथ्वी के केंद्र को और भूमध्य रेखा है, और इसी आधार से ध्यान दें अक्षांशों का निर्धारण होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुने एक सेंटेंस जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के आगे दिशा क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं अंकित की जाती है? तो देखिए इसके दो कारण हैं। पहला तो ध्यान दें कि भूमध्य रेखा निर्धारण का आधार है, निर्धारण का आधार है। इसी कारण भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय अक्षांश की वैल्यू 0 डिग्री है, क्योंकि ये आधार है, इसीलिए यहां से गणना शुरू की है। ठीक है, जब ग्लोब पर ध्यान दें देशांतर और तब हेरोडोटस पहला व्यक्ति था जिसने प्रथम देशांतर का निर्धारण किया था, और जब तक प्रथम देशांतर का निर्धारण नहीं होता तब तक अन्य देशांतरों का निर्धारण नहीं होता। उसी प्रकार इरेटोस्थनीज ने यह महसूस किया, इरेटोस्थनीज ने यह महसूस किया कि यदि अक्षांशों का निर्धारण करना है तो हमें पर्टिकुलर किसी एक मानक अक्षांश का निर्धारण करना सबसे पहले जरूरी होता है। अतः ध्यान दें, ये तो हमें पता है कि 0 डिग्री याम्योत्तर या 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण सबसे पहले हेरोडोटस ने किया, तो वैसे ही ध्यान दें भूमध्य रेखा का निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। क्लियर? हाँ, इरेटोस्थनीज पहला व्यक्ति था जिसने 7 अक्षांशों और 7 देशांतरों का निर्धारण करके और विश्व का मानचित्र बनाया था। अतः ध्यान दें, क्वेश्चन ये है कि भूमध्य रेखा के आगे दिशा क्यों नहीं होती? क्योंकि भूमध्य रेखा एक बेसिक लेटिट्यूड है, आधार रेखा है, बेसिक अक्षांश रेखा है। इस कारण ध्यान दें भूमध्य रेखा के आगे दिशा नहीं होती। भूमध्य रेखा से ही ध्यान दें गोलार्धों का निर्धारण होता है। गोलार्धों का हेमिस्फीयर का जो डिसाइड होता है वो किससे होता है? भूमध्य रेखा से, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। तो दो कारण हो गए ध्यान दें कि भूमध्य रेखा के आगे दिशा क्यों नहीं लिखी जाती, क्योंकि भूमध्य रेखा के आधार पर ही अन्य अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। दूसरी बात, मध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण होता है, और जो रेखा गोलार्धों का निर्धारण करती है उन रेखाओं के आगे दिशा नहीं होती है। तो ग्लोब पर कितनी ऐसी रेखाएं हैं जिन पर दिशा नहीं होती है? कमेंट्स बॉक्स में लिखे और बताएं मुझे। सर आपकी याद आ रही थी भगवान सिंह सैनी, थैंक यू बेटा। चलिए जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स पे लिख के बताएं, ठीक है, कि कितनी रेखाएं ऐसी है ग्लोब पर, रेखाएं नॉट अक्षांश, अक्षांश और देशांतर, कितनी रेखाएं हैं जिनके आगे ध्यान दें दिशा नहीं होती? तो ये दो कारण है जिसके कारण ध्यान दें भूमध्य रेखा के आगे दिशा नहीं होती। क्लियर? तो यहां आप वापस देख लें, रिमाइंड कर लें अक्षांश क्या होते हैं, कौन होते हैं। अक्षांशों का निर्धारण पृथ्वी के केंद्र और भूमध्य रेखीय आधार से होता है। पृथ्वी सतह पर अक्षांश जो है एक बिंदु के रूप
बिंदु को टच करते हैं, स्थान को टच करते हैं तो एक बिंदु के रूप में होते हैं। अक्षांशों की कुल संख्या 181 होती है। उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश होते हैं और भूमध्य रेखा एक अक्षांश होती है। तो ऐसे करके टोटल 181 हो जाते हैं। तो ध्यान दें, भूमध्य रेखा से ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश कहलाते हैं और भूमध्य रेखा से नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांश कहलाते हैं। क्लियर। और इसी क्रम में अपन ने एक तथ्य और देखा है कि भूमध्य रेखा के आगे दिशा क्यों नहीं होती, क्योंकि भूमध्य रेखा अक्षांशों का निर्धारण करती है, भूमध्य रेखा गोलार्धों का निर्धारण करती है। ये दो कारण है, इसलिए इसके आगे दिशा नहीं होती। ग्रीनविच रेखा, दूसरी रेखा कौन सी? ग्रीनविच। दो नहीं बेटा, तीन है। ग्रीनविच रेखा है, उस ग्रीनविच रेखा के आगे 0 डिग्री देशांतर, उसके आगे भी दिशा नहीं होती ग्लोब पर, ऑन द ग्लोब। और ऐसे ही ध्यान दें, ऑन द ग्लोब, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर रेखा ऑन द ग्लोब, 180 डिग्री देशांतर रेखा के आगे भी दिशा नहीं लिखी जाती। जब वो मानचित्र पर कट कर यूं फैलती है, कौन? 180 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री तो बीच में आ गई और 180 डिग्री एक इधर कट के चली जाएगी, एक इधर कट के चली जाएगी। जब वो कटकर दोनों गोलार्धों के अंतिम छोर पे होती है, तब ध्यान दें उन गोलार्धों के संदर्भ में उन पर दिशा लिखी जाती है। ठीक है, वो मानचित्रों पर होती है, ग्लोब पर नहीं। किस पे नहीं होती है? ग्लोब पर नहीं होती है। तो 2 के बजाय इसको 3 करना। ठीक है, 3 कौन कौन सी? ग्लोब पर भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ग्रीनविच यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ध्यान दें लेटिट्यूड में 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल, इक्वेटर। इन तीनों रेखाओं पर डायरेक्शन नहीं होती। इसमें ध्यान दें तीनों ही गोलार्धों का निर्धारण करती है। ठीक है, और ध्यान दें ग्रीनविच रेखा से ही ध्यान दें देशांतरों का निर्धारण होता है और भूमध्य रेखा से अक्षांशों का निर्धारण होता है। क्लियर। तो यहां अक्षांशों की नाम तो उसका अक्ष का अंश है, लेकिन ध्यान दें अब यहां मैं एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे पूछ रहा हूं। वो सवाल यह है कि ध्यान दें भूमध्य रेखा का निर्धारण कहां से होता है? तो पृथ्वी के केंद्र से होता है और भूमध्य रेखीय बिंदु से जो आधार बन रहा है, इस आधार से उत्तर और दक्षिण की ओर अक्षांशों का निर्धारण होता है। क्लियर दैट। अब आगे चलते हैं अपन, यहां तक आगे अक्षांश। इसी क्रम में टॉपिक आता है अपना अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त, अक्षांश वृत्त, अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त। ठीक है, तो देखते कि ये पृथ्वी और पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखीय वृत्त। अब भूमध्य रेखीय वृत्त की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल और ये 90 डिग्री साउथ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल। और इसे कहा जाता है, ध्यान दें, ध्रुवीय व्यास। ध्रुवीय व्यास, पोलर डायमीटर, ध्रुवीय व्यास। और यह पृथ्वी का केंद्र। अब ध्यान दें इस ध्रुवीय व्यास से 90 डिग्री के कोण पर अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर, यह हो गई भूमध्य रेखा, इसके समानांतर इस एक्सिस पे यूं अक्षांशीय वृत्तों का निर्धारण किया जाता है। अक्षांशीय वृत्तों का निर्धारण किया जाता है। क्लियर। तो देखें मैं 1 बाय 1 सभी के रेडियस बना रहा हूं। कलर बढ़िया लेते हैं, ये ले ले, ये तो एक जैसा ही होगी, ये लाइट ले ले। चलिए, ये भूमध्य रेखा का, ठीक है, ये रेडियस हो गया मान लो 30 डिग्री नॉर्थ और ये 60 डिग्री नॉर्थ का ये रेडियस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये 30 डिग्री साउथ का रेडियस हो गया और ये 60 डिग्री साउथ का रेडियस हो गया। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के समानांतर, ठीक है, खींची गई रेखाओं को या वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, एक परिभाषा तो ये जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। तथ्य और लाइनें अपन जनरेट करके भूमध्य रेखा
के समानांतर, समानांतर पैरेलल, ठीक है, अक्षांश वृत्तों को या अक्षांश वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इट मीन ध्यान दें, भूमध्य रेखा के पैरेलल खींची जाती है, समानांतर खींची जाती है। क्लियर। दूसरी बात ध्यान दें, अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा, सॉरी ग्लोब, ग्लोब पर एक सेंटेंस तो वो आ रहा है, ग्लोब पर एक ही मान वाले 360 अक्षांशीय बिंदुओं को, 360 अक्षांशीय बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है। दो डेफिनेशन दे दी मैंने। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो ध्यान दें, भूमध्य रेखा के समानांतर खींचे गए वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये तो ये बात होगी। अब देखो, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पर ये वृत्त चल रहा है, वृत्त है तो डिग्रियां कितनी होगी? वृत्त के अंदर कितनी डिग्रियां होती है? 360। ये 360 ही एक्चुअल में है क्या? देशांतर है, ये देशांतरी कोण है। इन 360 जो कोण है, इन 360 और इन 360 कोणों का ही मान क्या है? एक ही होगा। ठीक है, इन एक ही मान वाले 360 कोणों को मिलाने वाली जो वृत्त रेखा है उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्लियर। भूमध्य रेखा एक सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। जो ध्यान दें, ये पृथ्वी, और पृथ्वी पर ये 0 डिग्री का कोण, फिर 0 डिग्री का कोण, फिर 0 डिग्री का कोण, फिर 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का, ऐसे करके एक सर्किल में कितने होते हैं? 360 कोण होते हैं। तो ये 360 ही 0 डिग्री के अक्षांशीय मान वाले कोण है। इन सभी अक्षांशीय मान वाले जिनकी वैल्यू 0 डिग्री है, उन सब 360 अक्षांशीय मान वाले जो 0 डिग्री अक्षांशीय मान वाले बिंदु है, उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। अब देखो, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर चलते हैं। मान लो ये 10 डिग्री, तो यहां पृथ्वी के केंद्र से कोण आ रहा है 10 डिग्री का। इस 10 डिग्री के कोण पर 1 2 3 4 ऐसे करके 360 10 डिग्री के अक्षांशीय मान वाले कोण है 360। ठीक है, इन 360 को ही मिलाने वाली जो रेखा है उसे क्या कहेंगे? 10 डिग्री अक्षांश रेखा। क्लियर। अब ये भूमध्य रेखा, फिर 10 डिग्री। अब आ जाओ, ध्यान दें 20 डिग्री पर, तो ये पृथ्वी के कोण से एंगल जा रहा है 20 डिग्री का, ये 20 डिग्री का एंगल। अब यहां ये 360 बिंदु, ठीक है, ये 360 बिंदु आ गए। इन 360 एक ही मान है, एक ही मान क्या है? 20 डिग्री उत्तर, ये एक ही मान है। तो इन 20 डिग्री उत्तर वाले 360 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा कहलाएगी। और यही अक्षांश रेखा ग्लोब पर किस रूप में होती है? वृत्त के रूप में होती है। क्लियर। तो देखो, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त, फिर उसके बाद 10 डिग्री, ठीक है, इस भूमध्य रेखा से छोटा हो जाएगा, फिर 20 डिग्री उससे छोटा हो जाएगा, फिर 30 उससे छोटा हो जाएगा, 40 उससे छोटा हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, इनका नाम क्या है? वृत्त। तो वृत्त में कोण कितने होते हैं? 360। ये 360 जो कोण है, ठीक है, जिनका मान किसी एक अक्षांश के रूप में है, एक ही मान वाले अक्षांशीय बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? अक्षांश वृत्त होगी। आ गया समझ में? तो ये दो बातें हैं कि अक्षांश वृत्त किसे कहा जाता है, कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींचे गए रेखाओं को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। दूसरी बात, ग्लोब पर एक ही मान वाले 360। अब मान लो इस केंद्र से, कलर चेंज कर लेता हूं और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये पृथ्वी का केंद्र है, इस केंद्र से ये 30 डिग्री। तो अब देखो, यहां ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30, ये 30, 30, 30, ये सब कोण 30-30 डिग्री के। इस रेखा पर जहां भी कोई व्यक्ति खड़ा होगा वो 30 डिग्री नॉर्थ पर खड़ा होगा। तो यहां मैं खड़ा हूं, ठीक है, और यहां बड़े सर गोस्वामी सर खड़े हैं, और यहां आप में से कोई एक स्टूडेंट खड़ा है, और यहां कोई एक स्टूडेंट खड़ा है। तो मैं सर को ये कहूंगा कि मैं 30 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा हूं, सर ये बोलेंगे कि मैं भी 30 डिग्री नॉर्थ पे हूं। और ध्यान दें, ये जो बंधु या बांधव स्टूडेंट अपना जो भी हो, ठीक है, ये भी ये कहेगा मैं 30 डिग्री नॉर्थ पे हूं, ये भी ये कहेगा मैं 30 डिग्री नॉर्थ पे हूं। लेकिन ध्यान दें, ये 30 डिग्री नॉर्थ पर जितने भी खड़े हैं, ये एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, क्योंकि इनके देशांतरीय मान अलग अलग है, अक्षांशीय मान तो एक ही है।
लेकिन देशांतरीय मान अलग अलग है। तो यहां ध्यान देना कि जैसे अपन ने 30 डिग्री के बारे में बताया, अब ये 30 डिग्री सब 30 डिग्री पे क्यों है? क्योंकि ध्यान दें पृथ्वी के केंद्र से यहाँ का कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। इन सभी का ही कोण 30 डिग्री का है। ये ग्लोब ग्लोब के अंदर ये पृथ्वी का केंद्र, इस केंद्र से ये 30 डिग्री का कोण पे मैं खड़ा, फिर इस 30 डिग्री के कोण पे गोस्वामी सर खड़े, इस 30 डिग्री के कोण पे कोई एक भैया खड़ा, और ये 30 डिग्री के, तो हम चारों ही 30 डिग्री नॉर्थ पर खड़े हैं, लेकिन चारों एक दूसरे को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि ध्यान दें हमारा देशांतरीय मान अलग है। ठीक है, अतः ध्यान दें पृथ्वी पर स्थिति का निर्धारण एक अकेले अक्षांश से नहीं होता, अक्षांश के साथ देशांतर की भी आवश्यकता पड़ती है, या एक अकेले देशांतर से नहीं होता, देशांतर के साथ अक्षांशीय वैल्यू की भी जरूरत पड़ती है। तो यहां इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना, ग्लोब पर एक ही मान वाले 360 अक्षांशीय बिंदुओं को, जो एक ही मान के हैं, ठीक है, क्योंकि एक वृत्त में 360 कोण होते हैं, ये ध्यान में रखना, और अक्षांशों को क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। तो एक ही मान वाले अक्षांशीय बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है वो अक्षांश वृत्त कहलाती है। क्लियर? और इधर देखें कि ये तो याद करनी है अपनों को कार्टोग्राफी के रूप में, और रीट में हम लोग ये पढ़ाते थे कि भूमध्य रेखा के समानांतर जो है वो रेखा, भूमध्य रेखा के समानांतर जो खींची गई रेखा है वो अक्षांश रेखा कहलाती है। तो ये छोटे एग्जामों के लिए, लेकिन ये डेफिनेशन जो है वो ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड के लिए है या यूपीएससी के लिए। तो यहां ध्यान में रखना, ग्लोब पर एक ही मान वाले 360 अक्षांशीय बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, अक्षांश वृत्त कहलाती है। अक्षांशीय बिंदुओं को मिलाने वाली, एक ही मान आ रहा है, आगे ध्यान में रखना, अर्थ का अनर्थ मत करना, वापस ध्यान सुन लें। ग्लोब पर कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181 होते हैं, लेकिन ध्यान दें 181 में मान लो एक 89 नंबर का अक्षांश है, नॉर्थ, 89 नॉर्थ, तो 89 नॉर्थ जो है वो कितने हैं? 360 है। 89 नॉर्थ, 89 नॉर्थ, 89 नॉर्थ, 89 नॉर्थ, 89 नॉर्थ। क्लियर? और जैसे 45 डिग्री नॉर्थ, तो 45 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, ऐसे 360 45 डिग्री नॉर्थ चलेंगे। इनको मिलाने वाली जो वृत्त है या रेखा है वो ध्यान दें अक्षांश वृत्त कहलाती है। ठीक है, दो बातें क्लियर हो चुकी। अब आप इस चित्र को देखो, देख के आप समझ सकते हो कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्तों की लंबाई बराबर, सॉरी, लंबाई जो है वो घटती जाती है, और ध्रुव पर आकर ध्यान दें अक्षांश रेखाएं जो है वो समाप्त हो जाती है। ध्रुव जो है बिंदुओं के रूप में, किस रूप में? बिंदुओं के रूप में। तो अब ध्यान से सुनना, ये सेंटेंस जो मैं बोलने वाला हूं आगे लिखूंगा इसको, कि भूमध्य रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। भूमध्य रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृहत वृत्त है। भूमध्य रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। ये लाइनें नोट करते चलना, ठीक है। भूमध्य रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, भूमध्य रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृहत वृत्त है, और ध्यान दें भूमध्य रेखा जो है वो ध्यान दें सबसे बड़ी परिधि मानी जाती है ग्लोब पर, चाहे किसी भी रूप में ले लो। मर्केटर पढ़ेंगे तब देखेंगे आगे, मर्केटर प्रोजेक्शन पढ़े थे तब रंब लाइन वगैरह देखेंगे। तो ग्लोब पर किसी भी टाइप की परिधि देख लो, सभी परिधियों में सबसे लंबी परिधि कौन सी है? भूमध्य रेखीय परिधि है। भूमध्य रेखीय परिधि से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्तों की लंबाई घटती जाती है। अक्षांशीय वृत्तों की लंबाई घटती जाती है। क्लियर? वापस ध्यान सुनना, भूमध्य रेखीय परिधि से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्तों की लंबाई घटती जाती है। क्लियर? तो ध्यान से सुने, भूमध्य रेखीय परिधि सबसे बड़ी परिधि, तो ध्यान दें भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की लंबाई, अब लंबाई मैंने शब्द हटा दिया है, अब मैं ले रहा हूं परिधि। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्तों की परिधि घटती जाती है। क्लियर? ये बात भी सही है। अब ध्यान दें कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का रेडियस, सबसे बड़ा रेडियस किसका? भूमध्य रेखा का। फिर उसके बाद ध्यान दें छोटा हो जाएगा आगे जो जो ऊपर की ओर चलेंगे, तो 30 डिग्री का भूमध्य रेखा से छोटा रेडियस है, क्योंकि ध्यान दें परिधि भी छोटी है तो रेडियस भी छोटा। फिर ध्यान दें
60 डिग्री उत्तरी अक्षांश का रेडियस छोटा है और 90 डिग्री में तो रेडियस है ही नहीं, क्योंकि वो बिंदु है। क्या है? बिंदु है। तो ध्यान से सुने कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्तों का अर्धव्यास छोटा होता जाता है। तो अर्धव्यास छोटा होता है तो व्यास भी छोटा होगा, व्यास छोटा होगा तो परिधि भी छोटी होगी, परिधि छोटी होगी तो भूमध्य रेखा की लंबाई भी छोटी होगी। क्लियर? कंफ्यूज नहीं हो ना, बात एक ही है। तो ध्यान दें, अक्षांशीय वृत्तों की लंबाई घटती जाती है के भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। तो ध्यान से सुने, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अर्धव्यास भी छोटा होता जाता है, और अर्धव्यास छोटा होता है तो ध्यान दें डायामीटर यानी व्यास भी छोटा होता है, और ध्यान दें परिधि भी छोटी होती जाती है। बात एक ही है। और 90 डिग्री जो है वो ध्यान दें परिधि नहीं है, एक बिंदु है। क्या है? बिंदु है। तो देखें इस सेंटेंसेस को मैं नोट करता हूं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, पोल की ओर, इक्वेटर से की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई, लेंथ जो है वो घटती जाती है, कम होती जाती है, घटती जाती है। अब इसी तथ्य को मैं दूसरे रूप में लिख रहा हूं। इसके बाद है अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है, या ध्यान दें अक्षांश वृत्तों की लंबाई घटती जाती है, लंबाई घटती जाती है, इसको भी सही कर लेना। और इसी क्रम में अक्षांश वृत्तों के अर्धव्यास की, रेडियस की, अर्धव्यास की लंबाई भी घटती जाती है। और ध्यान दें इसी क्रम में देखें तो अक्षांश वृत्तों का डायामीटर आ जाता है, घटता जाता है। इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी क्या है? स्फेरिकल है, गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। नोट करें, पृथ्वी गोल है, स्फेरिकल है, पृथ्वी गोल है। क्लियर? अब देखें अक्षांश वृत्तों की कुल संख्या कितनी है। अक्षांश वृत्तों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, ग्लोब पर अक्षांश वृत्तों की कुल संख्या कितनी है? तो देखें ग्लोब पर अक्षांश वृत्तों की कुल संख्या, ये लें साहब, ये पूर्वी गोलार्ध ले लिया मैंने, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 90 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ, ये 0 डिग्री। तो 90 अक्षांशीय, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ध्यान दें ध्रुव एक बिंदु के रूप में है, ध्रुव एक डॉट है। ठीक है, इसी प्रकार साउथ पोल, ये तो हो गया नॉर्थ पोल की बात, और इसी प्रकार साउथ पोल जो है वो भी एक डॉट के रूप में है, ये डॉट के रूप में है। तो अक्षांशों की संख्या अपन ने कितनी मानी थी? अक्षांशों की संख्या अपन ने मानी थी 181। तो यहां ध्यान दें वृत्तों के संदर्भ में, यानी अक्षांश वृत्तों के संदर्भ में देखें तो टोटल अक्षांशीय वृत्त 181 में से 2 माइनस हो जाएंगे, 2 माइनस होंगे तो कितने आएंगे? 179। यानी अक्षांश वृत्तों की संख्या क्या है? 179। और ध्यान दें दो अक्षांश बिंदु के रूप में है, किसके रूप में? बिंदु के रूप में। क्लियर? तो देखें उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में अब 0 डिग्री, 0 डिग्री तो ध्यान प्लीज पहले यहां सोच समझ के जवाब देना कि 0 डिग्री जो है इक्वेटर जो है इसके आगे दिशा नहीं होती। अब 0 डिग्री इट मींस इक्वेटर, ये कौन से गोलार्ध में आती है? उत्तरी गोलार्ध में आती है, दक्षिणी गोलार्ध में? चलिए एक ने बोल दिया सर लिखने के लिए, हाँ इसी की बात कर रहे हैं अपन।
श्रवण मीणा बोल रहा है बेटा कि सर लिखने का टाइम दिया करो, ठीक है, किसी में भी नहीं। वेरी गुड विजय लक्ष्मी, ठीक है। भूमध्य रेखा कौन से गोलार्ध में आती है? तो भूमध्य रेखा किसी भी गोलार्ध में नहीं आती, ठीक है। एक तो ये हट गया और दो जो है बिंदुओं के रूप में हट गए। अब अगर पूछे सवाल कि किसी एक गोलार्ध में, या तो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, किसी एक गोलार्ध में कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी है? तो ध्यान से सुने, टोटल अक्षांशों की कितनी कितनी संख्या है? 90। 90 में से एक घटाना है, एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 89। 89 अक्षांश वृत्त है इसमें उत्तरी गोलार्ध में। और ध्यान दें, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव एक बिंदु के रूप में है। क्लियर? तो अब ध्यान से सुने तीनों बातें कि नॉर्थ हेमेस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश कितने हैं? 90। नॉर्थ हेमेस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश जो है उसमें से कितने अक्षांश ऐसे हैं जो डॉट के रूप में है? तो एक, ठीक है। बचे कितने अक्षांश हैं जो सर्किल के रूप में है या वृत्त के रूप में है? तो वो कितने आएंगे? 89 अक्षांश। क्लियर? अब भूमध्य रेखा न तो उत्तरी गोलार्ध में आती है न दक्षिणी गोलार्ध में आती है, तो बात करते हैं अब आगे दक्षिणी गोलार्ध की। ऐसे कैसे देखें, साउथ हेमेस्फेयर गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में साउथ पोल एक डॉट के रूप में है, बाकी ध्यान दें 89 जो अक्षांश है ये वृत्तों का निर्माण कर लेते हैं, तो 89 अक्षांशीय वृत्त है। क्लियर? तो अब देखिए ध्यान से दोनों तीनों लाइनें, दोनों तीनों लाइनें। फर्स्ट लाइन, पृथ्वी पर अक्षांश वृत्त है, अक्षांश वृत्त है, पृथ्वी पर किसी एक नॉर्थ, किसी एक गोलार्ध में अक्ष क्या है, संख्या है, तो कितनी होगी भाई? 89। ठीक है। पृथ्वी पर गोलार्धों के संदर्भ में, आगे बहुवचन आ गया, हेमिस्फीयर के यानी नॉर्थ, गोलार्धों के संदर्भ में अक्षांशों की संख्या है, अक्षांशों की संख्या है, तो 89 प्लस 89 यानी 179 में से एक माइनस करना है तो क्या आएगा? 179 में से एक माइनस करना है तो 178। 178 यहां गणना मैंने पूरी करके बता दी आपको कि ग्लोब पर कुल अक्षांश वृत्त है 179। ठीक है। किसी एक गोलार्ध के संदर्भ में अक्षांश वृत्तों की संख्या है तो 89 उत्तरी गोलार्ध में है और 89 दक्षिणी गोलार्ध में है। क्लियर? अब ध्यान से सुने कि टोटल पृथ्वी पर 179, किसी एक गोलार्ध के संदर्भ में 89। यदि पृथ्वी पर, अतः ध्यान दें, बड़े सावधानी से क्वेश्चन में सेंटेंस का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर गोलार्धों के संदर्भ में कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या है, तो गोलार्धों के संदर्भ में अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 178। कितनी हो जाएगी? 178। अब एक बच्चा कह रहा था सर लिखने का टाइम दिया करो, तो नोट कर लें, जो स्टार्टिंग से मैं वापस रिपीट कर लेता हूं 1 मिनट में, ताकि फिर आगे चलते हैं अपन। शुरू से बता देता हूं कि अक्षांश क्या होते हैं, कौन होते हैं। अक्षांश जो है वो पृथ्वी के केंद्र व भूमध्य रेखीय आधार से निर्धारित किए जाते हैं। बेस वही होता है, आधार वही होता है। पृथ्वी सतह पर अक्षांश जो है वो, ध्यान दें, पृथ्वी सतह को एक बिंदु के रूप में टच करते हैं। किसके रूप में टच करते हैं? एक बिंदु के रूप में टच करते हैं। क्लियर? और पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। 90 उत्तरी गोलार्ध में है, 90 दक्षिणी गोलार्ध में है और एक क्या हो गई? भूमध्य रेखा। क्लियर? अब देखें इस चित्र को, भूमध्य रेखा ग्लोब पर सबसे बड़ी परिधि है, तो 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध के, 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध के। ठीक है। तो अक्षांशों की गणना कहां से होती है? 0 डिग्री से लेकर नॉर्थ पोल की ओर और 0 डिग्री से लेकर दक्षिणी ध्रुव की ओर। क्लियर?
इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन। तो भूमध्य रेखा के आगे दिशा क्यों नहीं होती? क्योंकि भूमध्य रेखा गोलार्धों का निर्धारण करती है, क्योंकि भूमध्य रेखा से अक्षांशों का निर्धारण होता है। तो ग्रीनविच रेखा जो है उस पर दिशा क्यों नहीं होती? क्योंकि ग्रीनविच रेखा से देशांतरों का निर्धारण होता है, और क्योंकि ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटती है। क्लियर? और ध्यान दें, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है, अतः इसी संदर्भ में 180 डिग्री जो है उसके आगे भी दिशा नहीं होती है ऑन इस पर, ग्लोब पर। मानचित्र में तो अपन ध्यान दें हेमिस गोलार्धों के संदर्भ में इधर लिख देते हैं पश्चिमी गोलार्ध, इधर पूर्वी गोलार्ध लिख देते हैं, बाकी ग्लोब पर एक्चुअल में उसके आगे भी दिशा नहीं होती है। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन, तो देखें कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त कहा जाता है। अब देखें, अब जो इसकी वास्तविक जो परिभाषा है वो ये है कि ग्लोब पर एक ही मान वाले 360 अक्षांशीय बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, लाइन जो है उसको ध्यान दें कंप्लीट मिल जाती है। मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा या अक्षांशीय वृत्त कहते हैं। लेटिट्यूडनल सर्किल अक्षांशीय वृत्त कहा जाता है। क्लियर? अब इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन, तो देखें भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाएगी, इट मींस परिधि की लंबाई घटती जाएगी। तो इट मींस भूमध्य रेखा सबसे बड़ी परिधि है, तो इट मींस ध्यान दें अर्धव्यास, अक्षांश वृत्तों का अर्धव्यास घटता जाएगा, इट मींस अक्षांश रेखाओं का व्यास घटता जाएगा। बात एक ही है, ठीक है, एक ही तथ्य है। अगर समझ सकते हो तो आराम से इजी गोइंग से समझ में आ सकता है कि रेडियस मिलकर क्या कहलाता है? डायमीटर यानी व्यास कहलाता है, अर्धव्यास मिलकर व्यास कहलाता है, और व्यास से परिधि का निर्धारण होता है, और परिधि क्या है? लंबाई है। क्लियर? तो चारों ही बातें एक ही है, चारों ही बातें एक ही है। अब देखिए पृथ्वी पर कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या 179। गोलार्धों के संदर्भ में कितनी है? तो 178, ठीक है, और किसी एक गोलार्ध के संदर्भ में कितनी है? हेमिस्फीयर के संदर्भ में तो 89। कितनी है? 89। क्लियर? अब आगे देखते हैं अक्षांश रेखाओं की अन्य विशेषताएं। अक्षांश रेखाओं की अन्य विशेषताएं, तो इसमें देखना ये ग्लोब, और ग्लोब पर ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ये 30 डिग्री नॉर्थ, और ये 30 डिग्री साउथ, और ध्यान दें ये 60 डिग्री नॉर्थ, और ये 60 डिग्री साउथ, और ये 90 डिग्री, ठीक है, साउथ पोल, और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल। अब देखें भूमध्य रेखा के आसपास लगभग 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के अक्षांश वृत्तों को, जो भूमध्य रेखा के आसपास है, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ के अक्षांश वृत्तों को भूमध्य रेखीय अक्षांश वृत्त कहलाते हैं। भूमध्य रेखीय इक्वेटोरियल, ठीक है, लैटिट्यूडनल सर्किल कहलाते हैं, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? डोल्ड्रम पेटी। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश आते ही एरिया आ गया, प्रदेश का मतलब रीजन, लैंडसॉफ्ट या लैंडस्केप, ठीक है, तो एरियल, एरिया आते ही ध्यान में क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ गया। तो यहां एक एरिया हो जाएगा, तो एक अक्षांश ना होकर अन्य अक्षांश भी आ जाएंगे। तो इसमें ध्यान दें 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय अक्षांश कहलाता है। 30 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है उसे अपन क्या कहते हैं? अयन वृत्तीय, अयन वृत्तीय। क्लियर? और 30 डिग्री और भूमध्य रेखीय, तो 15 डिग्री अक्षांश, 10 से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, 10 से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश
ठीक है, 10 से नीचे भी आएगा, 10 से 5 तक का अक्षांश है वो भी निम्न अक्षांश ही है, लेकिन भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण यानी भूमध्य रेखीय अक्षांश। क्लियर, ये निम्न अक्षांश। फिर अयन वृत्त, और बीच में ध्यान दें 25 डिग्री कर्क और मकर रेखाओं के बीच का क्षेत्र, ये कर्क और ये मकर रेखा, इनके आसपास का जो क्षेत्र है इन्हें कहा जाएगा उष्णकटिबंधीय अक्षांश। कौन से? उष्णकटिबंधीय। तो ये सारे के सारे कायदे से तो उष्णकटिबंधीय ही है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि ज्यादा किसको इंडिकेट कर रहा है, तो इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल से ऊपर चलेंगे तो निम्न अक्षांश, और निम्न अक्षांशों के आगे चलेंगे तो उष्णकटिबंधीय यानी कर्क रेखीय और मकर रेखीय अक्षांश, और फिर उसके ऊपर चलेंगे तो अयन वृत्तीय अक्षांश। फिर ध्यान से सुने आगे, वन बाय वन। यहां मध्य में 45 डिग्री नॉर्थ और ये 45 डिग्री साउथ, तो 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ वाले जो पार्ट है उन्हें कहा जाएगा मध्य अक्षांश, मध्य अक्षांश। ठीक है, और 60 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र को, 60 डिग्री के आसपास वाले अक्षांशों को, ये 60 डिग्री के आसपास वाले अक्षांशों को कहा जाएगा उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश। और 80 डिग्री के आसपास, 80 से 90 डिग्री, 80 से और 90 डिग्री के आसपास, 80 डिग्री के आसपास वालों को कहा जाएगा 80 से 90 ध्रुवीय अक्षांश, ध्रुवीय अक्षांश। क्लियर, तो एक सामान्य है इक्वेटोरियल लेटीट्यूड, भूमध्य रेखीय अक्षांश, इसमें ध्यान दें भूमध्य रेखा के आसपास के अक्षांश आते हैं। इससे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो आएंगे निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश से आगे आएंगे तो कर्क और मकर रेखीय अक्षांश, कर्क और मकर रेखा के ऊपर और नीचे की ओर चलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में तो ऊपर और दक्षिणी गोलार्ध में नीचे यानी ध्रुवों की ओर चलेंगे तो आएंगे ध्यान दें अयन वृत्तीय अक्षांश। फिर उसके बाद में 45 डिग्री के आसपास चलेंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा? मध्य अक्षांश। 60 डिग्री के आसपास, 60-65 डिग्री के आसपास वो एरिया कहलाएगा ध्यान दें उच्च अक्षांशों का। और ध्यान दें 80 डिग्री के आसपास का उपध्रुवीय अक्षांश और 90 से लेकर 85 के आसपास का जो ऊपर का पार्ट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, वो कहलाएगा ध्रुवीय अक्षांश। लगभग 90 से 85 ध्रुवीय, 80 डिग्री के आसपास उपध्रुवीय 80 से नीचे की ओर, और 66.5 डिग्री के आसपास उच्च अक्षांश, 60 से 66.5 डिग्री जिसे अपन कहते हैं उपध्रुवीय बेल्ट। ठीक है, वहां वो एरिया कहलाता है उच्च अक्षांशों का क्षेत्र। ठीक है, मध्य अक्षांशों में 45 डिग्री का क्षेत्र आता है। क्लियर, तो ये कुछ अक्षांशों की महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। निम्न अक्षांश 10 डिग्री के आसपास के होते हैं, अयन वृत्त 30 डिग्री के आसपास होते हैं, अयन वृत्त कर्क रेखाओं के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में होते हैं, मध्य अक्षांश 45 डिग्री के आसपास होते हैं, उच्च अक्षांश 60 डिग्री के आसपास होते हैं, और ध्यान दें 80 डिग्री के आसपास उपध्रुवीय क्षेत्र होता है, और ना ध्रुवों के आसपास उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ 85 तक का एरिया सामान्यतः क्या कहा जाता है? ध्रुवीय अक्षांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अक्षांश। क्लियर, तो आज अपन ने जो क्लास में पढ़ा है अक्षांशों के संदर्भ में, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है और कौन कौन सी अक्षांश रेखाओं के आगे दिशा नहीं होती, अक्षांश वृत्त क्या होते हैं, इन सब का ध्यान दें। जो जो मैंने बोला है उसको आराम से वीडियो को आगे पीछे करके एक एक लाइन को, सेंटेंस को नोट करते चले। ठीक है, यहां इतना ध्यान रखना कि प्रथम देशांतर रेखा का निर्धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? हेरोडोटस। तो प्रथम अक्षांश का निर्धारण करने वाला व्यक्ति कौन हो गया? वो हो गया ध्यान दें इरेटोस्थनीज। 7 अक्षांश और 7 देशांतरों का निर्धारण किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। और 11 अक्षांश और 11 देशांतरों का निर्धारण जो करके, ठीक है, और मानचित्र बनाया था, वो बनाया था हिप्पार्कस ने। किसने बनाया था? हिप्पार्कस ने। क्लियर, और अक्षांश रेखाओं का निर्धारण या अक्षांशों का निर्धारण करने से पहले एक मानक अक्षांश का निर्धारण करना पड़ता है, और मानक अक्षांश जो है वो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ही ध्यान दें अन्य अक्षांशों का निर्धारण हुआ है। अतः अक्षांशों का जो निर्धारण किया गया है वो पृथ्वी के केंद्र से किया गया है, अर्थ के सेंटर से किया गया है। क्लियर, और ध्यान दें देशांतरों का निर्धारण किया गया है ग्रीनविच रेखा से। अतः हेरोडोटस ने समय निर्धारण करने के लिए, सबसे पहले समय निर्धारण करने के लिए, ठीक है, मुख्य याम्योत्तर रेखा का निर्धारण किया था हेरोडोटस ने। पॉन्टिकस, पॉन्टिकस ने ध्यान दें पृथ्वी को अपने अक्ष पर रोटेट होते हुए माना। इट मींस उसने ध्यान दें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाला जो अक्ष है, उस अक्ष की बात सबसे पहले की थी किसने? पोंटिकस ने। यूडोक्सस यूडोक्सस ने ध्यान दें ग्लोब पर ताप कटिबंधों का निर्धारण किया था। और अरस्तु, ये तीनों ही सुकरात स्कूल से संबंधित थे। अरस्तु के ही समकालिक है प्लेटो और अरस्तु के, पोंटिकस, यूडोक्सस और अरस्तु। अरस्तु पहला व्यक्ति था जिसने प्रामाणिक रूप से प्रमाणित करके ग्रहण के आधार पर, किसके आधार पर? ग्रहण के आधार पर, ठीक है, प्रमाणित करके जो चंद्रमा की छाया पड़ती है या चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, इस आधार पर पहला व्यक्ति अरस्तु था जिसने प्रमाणिक रूप से पृथ्वी को गोल माना, स्फेरिकल माना। क्लियर? ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा सबसे लंबी परिधि होती है। कल अपन क्लास में ये पढ़ेंगे कि भूमध्य रेखीय रेडियस कितना है, परिधि कितनी है। पहले देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे, फिर दोनों की गणनाएं एक साथ करेंगे, फिर इनकी और भी विशेषताएं लाइक दिस कटिबंध पढ़ेंगे और कटिबंध के साथ गोर पढ़ेंगे। देशांतर रेखाएं किस प्रकार बनती है पृथ्वी पर, ठीक है, उनका वास्तविक अनुमान क्या है, वास्तविक आभास क्या है, इन चीजों का अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। नोट करते चलना, आगे ध्यान दें और भी कंटेंट जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो और पढ़ते रहें। मैं चाहता हूं कि कल की क्लास में कम से कम भी 200 सवा 200 बच्चे तो देखे। हाँ, टॉकिंग वाली बात है, तो किसी विद्यार्थी से को कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो जल्दी से पूछें आज की क्लास के संदर्भ में। मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लेन किया है, ज्यादा डोज नहीं दिया कि कल मैंने सिर्फ मतलब आपको बार बार रटवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं, ताकि आप एक लेआउट तैयार कर ले अपने माइंड में, क्योंकि ये चीजें आपको कक्षा 11 में पढ़ानी है। और भगवान ध्यान दें 100% दिल से मैं दुआ कर रहा हूं कि भगवान अपनी सुनेगा। आप लोग सब सरकारी स्कूल में लगोगे, ठीक है, और सरकारी स्कूल में लगने के बाद इन चीजों को पढ़ाओगे आप। हाँ, चलिए। अच्छा, सरोज यादव पूछ रही है। हाँ सरोज बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? हाँ बोलो। अच्छा, स्क्रीनशॉट का नहीं है क्या? अभी ये नहीं है, टेक्निकली हम इसको क्लियर करेंगे और बेटा स्क्रीनशॉट का आपको ऑप्शन देंगे, ठीक है। और बताओ बेटा, समझ में आ गया सारा? अपन लगातार तैयारी करेंगे और आगे थॉट, जियोमॉर्फोलॉजी, सारे पार्ट जैसे सर जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, थॉट, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सारे, और राजस्थान ज्योग्राफी क्योंकि राजस्थान से 23 क्वेश्चन है, ठीक है, और इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है। तो एक एक पार्ट को काफी गहराई से, इतना ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। जब अपन कार्टोग्राफी को और इनको इतना डेप्थ में पढ़ रहे हैं, तो सोचो राजस्थान को और इंडिया को कितना डेप्थ में पढ़ेंगे। एक भी पार्ट अपन नहीं छोड़ेंगे। बस आप लोग साथ में जुड़े रहे और फर्स्ट पेपर की तैयारी करते चले, ठीक है। चलिए, ओके। हाँ, नेक्स्ट स्टूडेंट संदीप। हाँ संदीप, गुड इवनिंग बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करो। हम लोग लगातार आप लोगों के लिए हैं अगले लगभग टिल देन एग्जाम तक। बस आंख बंद करके तैयारी करते चलो, जितनी मेहनत करोगे उतना मजा आएगा और इसको इंटरेस्ट में लो। शिक्षा मनोविज्ञान में अपन अभिरुचि पढ़ते हैं, तो उसी अभिरुचि को अप्लाइड करो खुद पे। चलो, क्या पूछना चाह रहे थे बेटा? थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस जुड़े रहो हमसे, ये हमारे लिए बहुत कुछ है। अगला, हाँ नेक्स्ट स्टूडेंट। चलिए, सीमा, हाँ सीता शर्मा, हाँ बोलो बेटा। सीता, हाँ बोलिए बेटा। नमस्ते बेटा। ठीक है, बिल्कुल ओके है।
चलो अपन टाइम और ज्यादा बढ़ा देंगे और अब बिल्कुल ध्यान दें, आप नोट्स बनाते चलें और क्वेश्चन आंसर अपन जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। एक एक चीज को जो मैं बोल रहा हूं या गोस्वामी सर बोल रहे हैं, उन बोलने वाले सेंटेंस को भी आप नोट करते चले। इस तरीके से पढ़े कि आपको अगले साल सरकारी स्कूल में पढ़ाना है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है आपको। ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, मेरे को बच्ची की आवाज समझ में नहीं आ रही है, क्या पूछना चाह रही है? अब 1 मिनट ध्यान से सुने बेटा कि ग्लोब पर टोटल जो लेटीट्यूड है वो 181 है। ठीक है, इसमें एक इक्वेटर को हटा दो तो 90 लेटीट्यूड जो होंगे वो उत्तरी गोलार्ध के होंगे और 90 लेटीट्यूड यानी 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध के और 90 दक्षिणी गोलार्ध के। ये तो बात हो गई अक्षांशों की। अब चलो अक्षांश वृत्तों की बात कर लेते हैं। अक्षांश वृत्तों में 2 पोल है बेटा, ध्रुव है। ध्रुव जो है वो बिंदु के रूप में आता, वृत्तों की श्रेणी में नहीं आते। तो 181 में से 2 पहले से ही लैप्स हो गए, दोनों ही ध्रुव। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध में 90 में से 1 लैप्स हो गया और दक्षिणी गोलार्ध में 1 लैप्स हो गया। तो 90 में से 1 को हटा दो, कितना आएगा? 89। तो 89 जो है अक्षांश वृत्त उत्तरी गोलार्ध में है और 89 अक्षांश वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में है। क्लियर? और एक है इक्वेटोरियल, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। भूमध्य रेखा चूंकि गोलार्धों का निर्धारण करती है, अतः ये किसी गोलार्धों में नहीं आती। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अतः टोटल गोलार्धों के संदर्भ में कितने अक्षांश वृत्त होंगे? टोटल गोलार्धों के 178, क्योंकि भूमध्य रेखा भी हट जाएगी। यानी 81 में से 2 तो ध्रुव हट गए और एक भूमध्य रेखा हट गई, तो कितने हो गए? 178। ठीक है, क्लियर दैट्स? और बोलो। चलिए, ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट। चलिए, तो ये क्लास टू बी कंटिन्यू रहेगी, टिल देन एग्जाम लगातार। ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो। मैंने क्लास स्टार्ट होते ही कहा था कि ये सरस्वती का भंडार है, जितना फैलाओगे उतना अपन को फायदा। पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ोगे तो सफलता 100% मिलेगी। क्लियर दोस्तों? तो पढ़ते रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।